ले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भारी नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर। और आपको बताएं कि हाइफा में भी आज इसी तरह का एक मिसाइल का हमला यहाँ पर हुआ है। हाइफा के अलावा सीबा का इलाका और जो अस्पताल में कल हमला हुआ था, वहां पर भी ईरान की मिसाइल्स जा रही हैं। तो जिस एक तरफ अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए देख रहा है इजराइल, वहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरे मैकेनिज्म पर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को काउंटर करते हुए अपने हमले भी तेज कर रहा है इजराइल। और शिवानी की आपने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखी, उन्होंने बताया कि आखिरकार इजराइल में किस तरीके की तबाही हुई है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि मिसाइल का महाभंडार इस समय ईरान के पास है और अभी 9 दिन ही पूरे हुए, लेकिन अभी भी ईरान बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो उसने इस्तेमाल नहीं किया है। आने वाली आहट या आने वाले खतरों के मद्देनजर उसने वो तैयार रखे हुए हैं कि कहीं इस्तेमाल न करने पड़े। अभी परीक्षण जो है उसके पास जो मिसाइल है फतेह 2 उसके पास है, और खुरम शहर उसके पास है, अरश जैसे ड्रोन उसके पास है। यानी कि उसके पास असलाहों की या हथियारों की अभी कमी नहीं नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए फतेह 2, कामशेर और अरश जैसे ड्रोन जो हैं वो एक तरीके आप कह सकते हैं स्टेज 2 पर लेकर जाएगा इस जंग को। और खास बात यह है कि अब तक इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपने जो आप कह सकते हैं कि मिसाइल भंडार से या फिर अपने आप कह सकते हैं ड्रोन से उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो मिनिमम या फिर आप कह सकते हैं कि एक सांकेतिक तौर पर इजराइल को समझा रहा है कि हम भी आपको अटैक कर सकते हैं। यानी कि अभी तक ये वो हथियार हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल उसने नहीं किया है, और उसके बावजूद अभी इजराइल में इतनी क्षति देखने को मिल रही है। इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें, तुर्की के विदेश मंत्री ने इजराइल की निंदा कर दी है। इजराइल की निंदा की, और ओआईसी जिसकी इंपॉर्टेंट बैठक भी होने जा रही है, उससे पहले एक बड़ी स्टेटमेंट भी उनकी आ गई है। ओआईसी शिखर सम्मेलन में इजराइल की आलोचना की। बिल्कुल, देखिए ईरान नहीं, असली समस्या इजराइल है, ये तुर्की की तरफ से कहा गया। यानी इस पूरी समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि ईरान इसकी समस्या नहीं है बल्कि इजराइल है। इजराइल विनाश की ओर ले जा रहा है, यह भी तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, लगातार हम स्टेटमेंट सुना ही रहे हैं तुर्की की, और मैं भारत की तरफ भी लाना चाहता हूं कि भारत में भी इसकी चर्चा होने लगी, स्पेशली कांग्रेस और सोनिया गांधी का लेख भी जिसमें। तो क्या सवाल यह है कि क्या भारत अभी चूंकि तटस्थ है, तो क्या भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए इस समय में, क्योंकि उसके साथ क्या वाकई गलत हो रहा है? भारत का जो स्टैंड है तटस्थ है क्या, या एक तरफ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप भारत के स्टैंड को समझिए। जहां तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, भारत का स्टैंड क्या है? भारत लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान को नागरिक इस्तेमालों के लिए, यानी परमाणु ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए, उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार है। लेकिन उसने चूंकि एनपीटी पर, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर दस्तखत किए हैं, इसलिए उसके जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको मानने की जिम्मेदारी और जवाबदेही ईरान की बनती है। यदि उसमें वो वायलेशन करता है तो फिर ईरान की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है इसके लिए जवाबदेह हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। ये जहां तक भारत की एक स्थापित फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है उसका सवाल है। जहां तक भारत को किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देखिए ऐसे कई देश हैं, केवल भारत ही नहीं, कई देशों के जो हित हैं वो दोनों देशों के अंदर बंधे हुए हैं। भारत का निवेश जो है वो ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर है। ईरान, भारत के कई लोग जो हैं वो ईरान के अंदर हैं। करीब 10,000 लोग ईरान के अंदर थे जब ये लड़ाई शुरू हुई, कई लोगों को हमने निकाला है। उसी तरीके से अगर हम इजराइल में देखें तो इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर भारत का निवेश है। करीब 40,000 लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं। भारत और इजराइल के